मुरली काका, ये लीजिए, आपकी लकड़ियां ले आया हूं। अरे रामू बेटा, तुम जंगल से लकड़ियां ले आए। ला दे बेटा, इन लकड़ियों की बहुत जरूरत थी मुझे, क्योंकि घर में लकड़ियां खत्म हो चुकी हैं और कड़ाके की ठंड भी पड़ना शुरू हो गई है। इतनी ठंड में बेटा तुम बाहर थोड़ा कम निकला करो। कल ही खबर मिली है कि गांव में इस ठंड ने एक और व्यक्ति की जान ले ली। काका, अगर गरीब ठंड की परवाह करेगा तो खाएगा क्या? चलो अब मैं चलता हूं काका, अपना ख्याल रखिएगा। एक गांव में रामू नाम का एक लकड़ारा रहता था। रामू गांव-गांव जाकर लकड़ियां बेचा करता था। बासमती भाभी, अरे ओ बासमती भाभी, लकड़ियां लाया हूं, बाहर आकर ले लीजिए। अरे रामू भैया, आ गए आप। मुझे मेरी लकड़ियां दे दीजिए। भैया, कल आप थोड़ी ज्यादा लकड़ियां लाइएगा। ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इतनी लकड़ियों से तो काम ही नहीं चलने वाला है, इसलिए कल आप थोड़ी ज्यादा लकड़ियां लाइएगा। यह लीजिए आपके पैसे। ठीक है भाभी जी, कल से मैं आपको थोड़ी ज्यादा लकड़ियां दे दूंगा। अभी मैं चलता हूं। लकड़ियां बेचकर खत्म हो जाने के बाद रामू अपने घर को लौट रहा था। ठंड बढ़ रही थी, रामू की कपकपी भी बढ़ गई। वहीं दूसरी तरफ उसी गांव में लखन नाम का एक और लकड़ारा रहा करता था। लखन एक नंबर का बेईमान और मतलबी इंसान था। वह गांव में रामू के लकड़ियों से 2 गुने दाम पर अपनी लकड़ियों को बेचता था, इसलिए सभी गांव वाले रामू से ही लकड़ियां खरीदते थे। यही कारण था कि लखन को रामू बिल्कुल भी पसंद नहीं था। हे भगवान, ना जाने कहाँ रह गए वो। कितनी तेज हवाएं चल रही हैं, लेकिन अभी तक वह घर नहीं आए। मैंने उनसे कितनी बार कहा है कि घर जल्दी आ जाओ, लेकिन वह तो मेरी सुनते ही नहीं है। अब इतनी ठंड में ना जाने कहाँ होंगे। पार्वती, अरे ओ पार्वती, कहाँ हो तुम? आ गए आप। कहाँ रह गए थे इतनी देर तक? आपको पता नहीं कि कितनी ठंड है बाहर, ऊपर से ये सर्द हवाएं। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि घर जल्दी आ जाया कीजिए। हाँ पार्वती, कहा तो तुम ठीक ही रही हो। ठीक है, कल से मैं कोशिश करूंगा घर जल्दी आने की। अभी मुझे ठंड बहुत लग रही है, तुम खाना पकाओ, तब तक मैं चूल्हे के पास बैठता हूँ। सुनो जी, मैं सोच रही थी कि ठंड बहुत बढ़ गई है, तो एक कंबल में रात नहीं कटेगी। मैं एक काम करती हूँ, मोटा वाला कंबल भी निकल दूंगी आज। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, आज बहुत ज्यादा ठंड है। तुम वो मोटा वाला कंबल निकल देना, लेकिन पहले तुम खाना खा लो। इस तरह दोनों पति पत्नी खाना खाकर सो जाते हैं। लोग अपने घरों में आग जलाकर किसी तरह अपनी रात काट रहे थे। जिन गलियों में रात में भी चहल पहल रहती थी, वहां भी ठंड के कारण सन्नाटा फैला हुआ था। अरे भाग्यवान, जल्दी से खाना लगा दो, मुझे लकड़ियां लाने जंगल भी जाना है। हाँ जी, खाना तैयार है, अब बस आकर खा लीजिए। चलो पार्वती, अब मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। ए भगवान, कितनी ठंड है, ये क्या कहर बरसा रहे हो हम गरीबों पर। अब जल्दी से जंगल चला जाता हूँ, नहीं तो आते आते शाम हो जाएगी। अरे ओ बासमती भाभी, आज थोड़ी ज्यादा लकड़ियां लाया हूं, जैसा कि आपने कहा था। हाँ रामू भैया, दे दीजिए। यह लीजिए आपके पैसे। आज गांव में ठंड बहुत ज्यादा थी। लोग अपने अपने घरों में ही लकड़ियां जलाकर आग सेक रहे थे। वहीं दूसरी तरफ लखन ने जंगल से बहुत सारे लकड़ियां काटकर अपने घर में जमा कर रहा था। वह उन लकड़ियों को गांव में बेचने के बजाय अपने घर में जमा कर रहा था। ये सब देखकर एक दिन लखन की पत्नी ने उससे पूछा,
अजी आप इतनी सारी लकड़ियां बेकार में जमा क्यों कर रहे हो? घर में जमा करने से अच्छा है कि आप इन्हें गांव में बेचा आओ। अरे मेरी भोली पत्नी सुशीला, तुम मुझे जानती नहीं। तुम्हारा पति बहुत दिमाग वाला है। तुम बस देखती जाओ, कुछ ही दिनों में गांव में बारिश होने वाली है, ऐसा गांव वाले बोल रहे थे। और एक बार अगर बारिश हो गई तो ऐसे में जंगल की सारी लकड़ियां गीली हो जाएंगी, तो गांव का कोई भी लकड़हारा लकड़ियां नहीं बेच पाएगा, रामू भी नहीं। बस इसी मौके का फायदा हमें उठाना है। उस समय मैं इन लकड़ियों को गांव वालों को 2 गुने दाम में बेचूंगा और गांव वालों के पास मुझसे लकड़ियां खरीदने के अलावा कोई चारा भी नहीं बचेगा, और ऐसे में हमारा बहुत फायदा होगा। समझी मेरी भोली पत्नी सुशीला? अजी ये तो बहुत अच्छी तरकीब है। पहले ही उस रामू के कारण हमारी लकड़ियां कोई नहीं खरीदता। अब आप किसका इंतजार कर रहे हैं? जल्दी से जंगल जाइए और बहुत सारी लकड़ियां ले आए काट कर। अब लखन और भी ज्यादा लकड़ियां काटकर अपने घर पर जमा करने लगता है। दिन यूं ही रहे थे। ऐसे ही एक रात रामू और पार्वती खाना खाकर सो जाते हैं। अचानक से आधी रात को तेज गड़गड़ाहट के साथ बारिश होने लगती है। तेज गड़गड़ाहट की आवाज से रामू की नींद टूट जाती है। वो खिड़की खोलकर देखता है कि गांव में मूसलाधार बारिश हो रही थी। ये सब देखकर रामू को बहुत चिंता होती है। ए भगवान, ये तो बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। इसका मतलब लोग सच ही कह रहे थे कि इस बार बहुत कड़ाके की ठंड पड़ेगी और बारिश भी होने वाली होगी। लेकिन ये इतनी जल्दी बारिश हो जाएगी मैंने सोचा नहीं था। अब तो सारी लकड़ियां गिली हो जाएंगी। वह पार्वती को आवाज देते हुए कहता है, अरे पार्वती, उठकर देखो तो। ये देखो पार्वती, कितनी तेज बारिश हो रही है। हाँ जी, यह तो बहुत तेज बारिश हो रही है और साथ में ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। आप जल्दी से खिड़की बंद कर दो, वरना कमरा ठंडा हो जाएगा। अब तो सारी लकड़ियां गिली हो जाएंगी। हाँ जी, आप चिंता मत कीजिए। ठंड की पहली बारिश है, थोड़ी देर बाद बंद हो जाएगी। इतना कहकर पार्वती फिर से सो जाती है। लेकिन रामू को अभी भी चिंता लगी रहती ही है। बारिश की वजह से ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। लगातार होती बारिश ने लोगों को घर में कैद होने पर मजबूर कर दिया था। अरे पार्वती, देखो तो अभी तक ये बारिश बंद नहीं हुई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं लकड़ियां नहीं बेच पाऊंगा। लकड़ियां नहीं बेचूंगा तो हमारा घर कैसे चलेगा? देखा सुशीला, मैंने कहा था ना, जल्दी ही हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। बारिश लगातार हो रही है। अभी तक सभी के घरों में लकड़ियां खत्म हो चुकी होंगी। हाँ जी, आपने तो सही कहा था। मगर ऐसा ही चलता रहा और ऐसी ही बारिश होती रही तो आप लकड़ियां बेचने कैसे जाओगे? सुशीला के इतना कहते ही बारिश बंद हो जाती है। अजी ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब आप जल्दी से जाओ और ये लकड़ियां बेच दो। हाँ, भाग्यवान। जाता हूँ। थोड़ी देर बाद लखन लकड़ियां बेचने निकल पड़ता है। लो काका, लकड़ियां ले लो। अरे लखन बेटा, लकड़ियां लाया है क्या? ला मुझे दे दे। अच्छा किया बेटा जो ये ले आया। ये लो लखन, इसके पैसे। अरे काका, ये तो बहुत कम पैसे हैं। आपको 30 रुपए और लगेंगे। अरे लखन, रामू तो हमें 20 रुपए में ही लकड़ियां देकर जाता है और तुम मुझसे 50 रुपए मांग रहे हो। अरे काका, आपको तो पता ही है, बारिश की वजह से सारी लकड़ियां गीली हो गई हैं। मैं यह लकड़ियां बाजार से खरीद कर लाया हूँ। मुझे भी यह 2 गुने दामों पर मिली है। काका, लकड़ी की बहुत कमी हो गई है, इसलिए इनके दाम भी बढ़ गए हैं, क्योंकि जंगल के सारे पेड़ घिले हो चुके हैं। ठीक है लखन, ये लो अपने बाकी के 30 रुपए। इस तरह से लखन ऊंचे दाम पर पूरे गांव में लकड़ी बेच देता है। गांव वाले भी लखन से लकड़ी खरीदने के लिए मजबूर थे। आज रामू के यहाँ राशन भी खत्म हो चुका था। उसके घर आज चूल्हा भी नहीं जला था। ये जी, आज तो घर में चूल्हा भी नहीं जला। सारा राशन खत्म हो चुका है। आप मुखिया जी के पास जाकर कुछ मदद क्यों नहीं मांगते? हो सकता है वो आपकी कुछ मदद कर दे। मैं जाकर देखता हूँ। नमस्ते मुखिया जी। अरे आओ रामू, बताओ कैसे आना हुआ? मुखिया जी, बारिश होने के कारण सारे पेड़ गिले हो गए, जिससे मैं लकड़ी नहीं बेच पा रहा हूँ। अब तो घर का राशन भी खत्म हो चुका है। आज मेरे घर पर चूल्हा तक नहीं जला। अगर आप थोड़ी सी मदद कर देते तो आपकी बहुत कृपा होती। अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन जैसे ही पैसे आते हैं तो मैं आपको सारे पैसे लौटा दूंगा। रामू की बातें सुनकर मुखिया बहाने बनाते हुए कहता है, देख रामू, मैं तेरी मदद तो कर देता,
लेकिन अभी मेरे हाथ भी तंग है। अभी मेरे खुद के लाले पड़े हैं, तो मैं तुम्हारी कैसे मदद करूं? देख रामू, मैं तेरी मदद नहीं कर पाऊंगा। मुझे समझने की कोशिश करो, तुम किसी और से क्यों नहीं मांग लेते? इतना सुनकर रामू आगे कुछ बोल नहीं पाया और चुपचाप वहां से चला गया। उदास मन से रामू घर वापस लौट आता है। अरे सुशीला, आज तो पकवान बनाओ, बहुत अच्छी कमाई हुई है। आज हाँ जी, आज तो मैं छोले पूरी बनाऊंगी। एक रात रामू के दरवाजे पर एक बूढ़ा व्यक्ति आता है और उन्हें आवाज लगाते हुए कहता है, अरे ओ बेटा, क्या कोई घर में है? क्या कोई मेरी आवाज सुन पा रहा है? अरे बेटी, मैं पड़ोस के यहाँ भिक्षा मांगने आया था, लेकिन शाम हो गई और ठंड भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बेटी, मैं यहीं पर आंगन में रुककर ही रात बिता लूंगा। तुम्हें मेरी वजह से बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। अरे बाबा, आप क्या कह रहे हैं? एक बूढ़ा व्यक्ति आंगन में सोकर रात बिताएगा और हम अंदर चैन की नींद सोएंगे? अरे नहीं बूढ़े बाबा, आप अंदर चलो। नहीं बेटी, तुमने मुझे अपने घर रुकने दिया, यही बहुत है मेरे लिए। क्या बाबा, आप क्या कह रहे हैं? आप यहाँ भूखे बैठे रहेंगे और हम जाकर खाना खा ले। पेट ये बात मान लेगा मगर दिल नहीं मानेगा। बाबा, पार्वती ठीक कह रही है। आप हमारे यहाँ के मेहमान हैं और मेहमान को भूखा रखना हमें शोभा नहीं देता। ठीक है बेटा, तुम लोग चलो, मैं आता हूँ। क्या हुआ बेटा, तुम क्या सोच रहे हो? क्या बताऊं बाबा, पता नहीं भगवान ने हमारे भाग्य में क्या लिखा है। हमें एक समय का खाना भी ठीक से नसीब नहीं होता है। बेटा, तुम्हारी तो खुद की स्थिति बहुत बुरी है, फिर तुम मुझे खाना क्यों खिला रहे हो? तुम्हारे तो खुद के लाले पड़े हुए हैं। बाबा, हम भले ही गरीब हैं, लेकिन दिल के बहुत अमीर हैं। आपको भूखा रखकर हम खाना खा ले, यह हमें शोभा नहीं देता बूढ़े बाबा। बेटा देखना, भगवान एक दिन तुम्हारी जरूर सुनेगा। पता नहीं बाबा, ऊपर वाला हमारी कब सुनेगा। अब छोड़िए भी, आप लोग क्या बात को लेकर बैठ गए? बाबा, आप तो खाना खा लीजिए। बाबा, आप फिर से हमारे घर आ जाना, हमें अच्छा लगेगा। बेटा, मैं तुम्हारे व्यवहार से बहुत संतुष्ट हूँ। भले ही तुम लोग गरीब हो, लेकिन दिल के बहुत नेक इंसान हो। बेटी, मुझे तुम लोगों को एक उपहार देने का बड़ा मन कर रहा है। अरे बेटा, जब कोई बड़ा आदमी उपहार दे रहा हो तो मना नहीं करते हैं, खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। फिर बूढ़े बाबा उन्हें अपनी पोटली में से एक घड़ा निकाल कर देते हैं। ठीक है बेटी, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर बूढ़े बाबा वहां से चले जाते हैं। क्या लगता है भाग्यवान, क्या होगा इस घड़े में? पता नहीं जी, आप इसे खोलकर क्यों नहीं देखते हैं? फिर पार्वती और रामू जैसे ही उसे घड़े को खोलकर देखते हैं तो उसमें सारा सोने का सिक्का होता है। पार्वती और रामू की खुशी का तो ठिकाना नहीं था। क्या भाग्यवान, देखो क्या है इसमें। अरे बाप रे, इतने सोने के सिक्के। पार्वती, मुझे तो लगता है वह कोई साधारण इंसान नहीं था। सही कहा आपने, लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। इस तरह उनके दुख के दिन कट जाते हैं और वह खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। वहीं दूसरी तरफ पेड़ काटते हुए लखन पर पेड़ से गिर जाने के कारण वह बुरी तरफ से घायल हो जाता है और उसे उसके कर्मों का फल मिलता है। दोस्तों, कहानी यही खत्म होती है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि धन दौलत सब यही धरे रह जाएंगे, हमारे साथ सिर्फ हमारे कर्म ही जाएंगे। इसलिए अच्छे कर्म करने चाहिए। कहानी पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।